लेकिन कुछ ऐसे बच्चे क्लास में होते हैं सर, जिसे कि मैंने हैंडल भी किया है, कि वो लिख नहीं पाते हैं लेकिन वो बोल लेते हैं अच्छे से उनकी रीडिंग स्पीकिंग हर चीज है, लेकिन रिटर्न में उनकी प्रॉब्लम होती है। तो सर सबसे पहले तो मैं ये पता करूंगी कि बच्चे को दिक्कत कहाँ पर आ रही है, उसके बाद मैं उस हिसाब से वर्क करूंगी। जैसे मैं अपने टीचिंग एड्स में ज्यादा से ज्यादा यूज करूंगी, चित्र के माध्यम से बच्चों को, कहानी के माध्यम से बच्चों को बताऊंगी। बच्चे को मैं पढ़ा रही हूँ किसी फ्रूट्स के बारे में, फल के बारे में, और मुझे एप्पल के बारे में पढ़ाना है। मैं कक्षा में बोल रही हूँ यह सेब है, बच्चा नहीं समझ रहा है, तो मैं तुरंत ही उस एक चित्र दिखाऊंगी सेब का, या हो सके तो यदि वास्तविक रियल सेब मेरे पास हो, एप्पल हो, तो मैं उसे वह भी दिखाऊंगी, देखो बच्चों यह सेब है, जिसे इंग्लिश में एप्पल कहते हैं। तो बच्चे क्या उस सेब को तुरंत वो अपनी मातृभाषा से कनेक्ट करके उस वर्ड को सीखेगा कि हमारी मातृभाषा में सेब को जो भी कहते हैं वो उससे कनेक्ट करेगा। और दूसरी सर कि मैं उसकी जो मातृभाषा है मैं इसे इग्नोर नहीं करूंगी, क्योंकि बच्चे को अपनी भाषा से काफी प्यार रहता है। तो मैं उसकी भाषा और अपनी नई भाषा के बीच में एक ब्रिज तैयार करूंगी, और उस बीच ब्रिज के माध्यम से, पुल के माध्यम से उस बच्चों को मैं नई भाषा सिखाऊंगी। इस ओके, तरह से मैं उनको इम्प्रूवमेंट बहुत करूंगी अच्छा। हिंदी। मान लीजिए आपको क्लास में बच्चों को सरनाम पढ़ाना है, जी सर। तो आप उसे कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे उसको लेकर आएंगे टॉपिक पर, बच्चों को उनको इजी वे में कैसे पढ़ाएंगे? जी सर, बच्चे को मैं पहले एक एक्टिविटी कराऊंगी क्लास में। जैसे दो बच्चे का ग्रुप बना दी, या एक एक बच्चे को मैंने बुला लिया। एक बच्चे को बुला के मैंने पूछा कि बच्चों आपका नाम क्या है। उसने जो भी बोला है, मेरा नाम सीमा है। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि सीमा मुझे एक पेंसिल दो। उसने मुझे उठा करके दे दिया। सीमा मुझे एक कॉपी दो, सीमा मुझे यह दो, सीमा मुझे यह दो। ऐसा कर करके मैं इस वाक्य को बार बार सीमा वर्ड को यूज करूंगी। उसके बाद मैं पूछूंगी कि कैसा लग रहा है ये सुनने में, कि बार बार सीमा यह दो, सीमा वह दो, ऐसा करके आपको कैसा लग रहा है सुनने में। तो क्या कोई ऐसा चीज है जिसको मैं सीमा नहीं बोलूं, कुछ और बोल के इस वाक्य को और सुंदर बना के बोल सकती हूँ? तो इस तरह से मैं उसे बताऊंगी, इसके जगह पे मैं यह बोल सकती हूँ कि आप यह दो, तुम यह करो। इसके जगह ये आप और तुम क्या होता है, ये सर्वनाम कहलाता है। इसका मतलब संज्ञा की जगह पे जिस शब्द को हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मतलब होता है सबका नाम। यदि एक्टिविटी नहीं कराए तो एक कहानी के माध्यम से बोर्ड पर एक कहानी लिख दूंगी। सीमा एक लड़की है, सीमा आज घूमने जा रही है, सीमा को पकौड़े खाने का मन कर रहा है। इस तरह से मैं रिपीट कर करके बच्चों को समझाऊंगी कि वाक्य को सुंदर बनाने के लिए हम लोग सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा को बार बार रिपीट नहीं करें, इसके लिए भी सर्वनाम का यूज होता है। फिर मैं सर्वनाम पर लाऊंगी बच्चों को। मैडम, बच्चों में सबसे बड़ी कमी ये होती है कि वो मात्राओं में बहुत मिस्टेक्स करते हैं, तो आप उसके लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए क्लास में क्या ऐसा करेंगे? सर बच्चों को मात्राओं में मिस्टेक करते हैं जरूर सर, लेकिन इसके लिए बच्चों को सबसे पहले तो जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है, बच्चों को उच्चारण सही तरीके से करना आना चाहिए। जैसे हम आ और आ में पहले डिफरेंस यदि बच्चे नहीं सीखेंगे तो वो कभी भी आम नहीं लिख पाएंगे। मैंने आम लिख दिया और बच्चे ने उसे अम पढ़ा, तो वो हमेशा अम ही पढ़ेंगे और अम ही लिखेंगे। तो इसके लिए बच्चे को सबसे पहले उच्चारण सिखाना जरूरी है सर। फिर वर्ड को बार बार लिख करके उसको रिपीट कराना, उसको चेक करना कि बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं सही तरीके से। लेकिन उच्चारण सबसे ज्यादा उपयुक्त है, बच्चों को उच्चारण और प्रैक्टिस करवाना। ई और ई में मात्रा में क्या अंतर है, बच्चों को कुछ एक्सप्रेशन के द्वारा, कुछ एक्टिविटी करवा के भी कह सकते हैं। ए और ए में ये भी बच्चों को बता सकते हैं कैसे करना है। छोटी ई और बड़ी ई में क्या डिफरेंस है। छोटी ई को धीरे तरीके से बोला जाता है, बड़ी ई में बड़ी दीर्घ मात्रा जहां लगती है वहां हमें थोड़ी जोर दे करके बोलनी है। राइट, यही सुनना चाहता था मैं आपसे। गुड आंसर। अब देखिए, अल्फाबेट्स में हिंदी में सबसे ज्यादा टफ अल्फाबेट कौन सा है, और आप उसे बच्चों को कैसे लेकर जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो
शुरू में स्लैंट लाइन, लाइंस वगैरह शुरू करते हैं, तो उस पर्टिकुलर अल्फाबेट सबसे ज्यादा टफ आपको कौन सा लगता है बच्चों के लिए, और वो कैसे सिखाते हो आप? बच्चों के लिए सर सबसे डिफिकल्ट री हो सकता है सर लिखने में बच्चों को। ओके, तो उसको आप कैसे री- शुरुआत बच्चों को कैसे करवाते पहले बच्चे को मैं बताती हूँ कि बच्चे आप पहले र बोलो। हो? हाँ, ओके। तो बच्चे र बोलो। बच्चे को मैं पहले ऑलरेडी र सिखा दूंगी कि र कैसे लिखते हैं। राइट। अब ई की माँ, बच्चे को ये भी ऑलरेडी पता है कि मैंने ज्ञान दे चुकी है कि ई की मात्रा कैसे लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा कैसे लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा कैसे लिखते हैं, का खा गा पूरा कैसे होता है बच्चे को। अब री पे यदि हम आते हैं तो बच्चे को सिंपल भाषा में सिखाएंगे, आप क्या उच्चारण कर रहे हो री। तो री मीन्स मतलब क्या, रा में छोटी की मात्रा, स्वाभाविक है बच्चे बोलेंगे यस मैम। तो फिर मैं उन्हें बताऊंगी कि नहीं, ये रा में छोटी ई की मात्रा नहीं, उसे मैं लिख करके बताऊंगी कि री को दूसरे तरीके से लिखा जाता है, उसमें री की मात्रा ही अलग होती है, उसको लिखने का तरीका अलग होती है। वो मैं बताऊंगी कि री कैसे लिखा जाता है और सिंपल री में क्या डिफरेंस है। यह दोनों को मैं बच्चों को बताऊंगी कि आपके उच्चारण में दोनों री बोल रहे हो, लिखने में दोनों की अलग अलग तरीके हैं। सा और सा में, षटकोण वाली सा में भी डिफरेंस बताऊंगी। ये सा अलग है, ये ये सा अलग है। इसको मुझे डिफरेंस करके बच्चों को अच्छी तरह से बोर्ड पे लिख के उन्हें समझाना पड़ेगा, तभी बच्चे इसे सीखेंगे। कभी ऐसा मिला है मैडम आपको कोई स्टूडेंट जो जिसको लिखने से थोड़ा अच्छा ना लगता हो, जिसको लिखना वो लिखता कम हो, लिखने से उसको पसंद ना हो, तो ऐसे बच्चों को आप कैसे हैंडल करते हैं? कॉपी में लिखते जी सर, नहीं ऐसे जल्दी से। हाँ। मैंने क्लास में देखा है, ऐसे एक नहीं बहुत सारे बच्चे हैं जो कि लिखने से, हिंदी लिख, स्पेशली कतराते हिंदी हैं, की मैं बात, कतराते हैं वो। हिंदी से, क्योंकि वो दूसरे लैंग्वेज वाले सर बच्चे रहते हैं। यस। वो रीडिंग बहुत अच्छे करते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, बोल ऑरल भी भी, लेते हैं, हाँ। ऑरल भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो बच्चे काफी स्लो लिखते हैं सर। ये मैंने देखा है इस बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को तो उनके लिए ऐसा आप क्या करते हैं। करते सर ऐसे बच्चों को एक दिन यदि हम चाहेंगे कि इम्प्रूवमेंट, तो बच्चे इम्प्रूवमेंट कभी नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे बच्चे इम्प्रूवमेंट करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगी कि बच्चे को कोई आई प्रॉब्लम तो नहीं है, हैं? क्योंकि राइट। जनरली कभी होता है कि बच्चों को कुछ आंखें में दिक्कत होती है, और बच्चे यदि पीछे बेंच पे बैठे हैं तो वो लिखने में असमर्थ रहते हैं। तो ठीक है। सबसे पहले सर मैं पता करूंगी कि बच्चे को कोई आई प्रॉब्लम तो नहीं है, उस हिसाब से मैं उसकी सीट चेंज करूंगी। उसके बाद फिर मैं सर उस बच्चे को बोलूंगी लिखने के लिए, जो कुछ भी बच्चे क्लास में लिखेंगे तो मैं उसे डांटूंगी नहीं, और ना ही ये बोलूंगी कि आपने बहुत कम लिखा है, सारे बच्चे ने सब लिख लिया। मैं किसी और से उसे कंपेयर नहीं करूंगी। हर बच्चे अपने आप में यूनिक होते हैं, उसने जो कुछ भी लिखा है मैं उस पर शाबाशी दूंगी, उसे मोटिवेट करूंगी, क्योंकि बच्चे मोटिवेट से काफी खुश हो जाते हैं और वो नेक्स्ट डे और ज्यादा कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चे सर मेरे क्लास में थे, और मैंने उन्हें मोटिवेट किया है और उन्हें काफी इम्प्रूवमेंट किया है, और आज वो बहुत अच्छा लिखते हैं सर। मैडम वैसे तो टीचर्स में ऑलरेडी बहुत क्वालिटीज होती है, पर प्राइमरी टीचर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। सर प्राइमरी टीचर में सबसे पहले तो उन्हें शांत रहना चाहिए, उनका उनके अंदर पेशेंस रहना चाहिए, क्योंकि ठीक है। छोटे छोटे बच्चे ज्यादा क्लास में कभी कभी शोरगुल करते हैं। राइट। बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कभी लड़ाई कर लिए, कभी हल्ला कर लिए, इस टाइप से टीचर को चुनौती का सामना करना पड़ता है सर। तो राइट। सबसे पहले उन पेशेंस होनी चाहिए, उन्हें गुड लिसनर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्लास में पीछे से चिल्लाते रहते हैं मैम मैम, और यदि आप नहीं सुन रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। तो उन्हें गुड लिसनर भी होना चाहिए, गुड, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ताकि क्लास में अच्छे से बच्चों से इंटरेक्शन कर सके। उनका बिहेव फ्रेंडली रहना चाहिए, बच्चों से फ्रेंडली कनेक्ट होना चाहिए, उनका नेचर ऐसा होना चाहिए। उनकी एजुकेशन अकॉर्डिंग टीचिंग होनी चाहिए सर, जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ाने जा रहे हैं उन पर उनकी कमांड होनी चाहिए। ओके। प्राइमरी टीचिंग की हिंदी में कोई पॉइंट सुनाइए। जी सर, प्राइमरी कक्षा 3 की एक पोएम है, मिट्टी के दीपक, ओके। मैं उसे सुनाना जा रही
आओ तुमको कथा सुनाए, मन के सारे भेद मिटाए, थोड़ी चमकी भले दिवाली, पर मिट्टी के दिए जलाए। गूंदी थी कुंभकार ने माटी, चाक चलाता लेकर लाठी, सुंदर दीपक ढेर बनाता, हिल जाती है उसकी काठी। चलो उसी से दिए खरीदे, उसे खुशी का अवसर दे, दीप जलाना लड्डू खाना, सुनो पटाखे नहीं चलाना, दूषित वायु हुई अगर तो पड़ सकता है कष्ट उठाना। कल्पना मनोरमा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप पर्टिकुलर जैसे हिंदी के टीचर बने, जी तो डेफिनेटली आपने, जब टीचर बने तो डेफिनेटली आपने ये देखा होगा कि टीचिंग करियर के अंदर बहुत सी हर्डल्स भी आती है। ऐसा नहीं है कि टीचिंग जॉब इज अ बेड ऑफ रोजेस, ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान काम है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स एक टीचर को फेस करनी होती है, बताइए, खास करके प्राइमरी टीचर को। सर, टीचर के पास यदि लैक ऑफ रिसोर्सेस की एक कमी है, तो ये एक चुनौती टीचर्स के लिए हो सकती है सर। और टीचर यदि टेक्नोलॉजी को टीचर को ज्ञान नहीं है, तो ये भी उस समय भी उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हाल ही में सर कोविड जब आया था, तो उस टाइम सडनली पूरी हमारी एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गई। यस। क्योंकि टीचर फिजिकल क्लास लेते थे, सडनली उन्हें ऑनलाइन क्लास लेना पड़ गया। राइट। और बहुत सारे टीचर ऐसे भी थे जिन्हें इस बारे में उन्हें पता नहीं था कि ऑनलाइन क्लास कैसे लिया जाता है। यस। तो उस समय उन्हें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो ये सर एक चुनौती की सामना करना पड़ सकता है, यदि टीचर को टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है सर। वंडरफुल मैडम। और उसके जो पढ़ाई जा रहे हैं, उसके सामने में कुछ वो ऐसा मटेरियल नहीं है, एसिडिटी की कमी है, तो ये भी टीचर के लिए एक चुनौती है सर। राइट। कक्षा में कुछ बच्चे परेशान करते हैं, शोर शराबा करते हैं, उस समय कहीं ना कहीं टीचर को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये चुनौती एक्सेप्टेबल है।